क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आप अपने दिन के कितने घंटे भविष्य के बारे में सोचने में बिताते हैं? अगले कदम, अगले लक्ष्य, अगले मकसद की योजना बनाने में। कुछ लोग कल के बारे में सोचते सोचते मन में इतने हवाई किले बना लेते हैं कि वे उस एकमात्र चीज को जीना ही भूल जाते हैं जो सच में मौजूद है, यानी आज। जापानियों की एक पुरानी कहावत है, ओनो हायाकु योरिकुनोगु, यानी कल के 100 से आज के 50 बेहतर हैं। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन इस विचार में एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो आपके जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो भविष्य के प्रति जुनूनी है, जहां लोग सोचते हैं कि सब कुछ बाद में ठीक हो जाएगा, जब मैं ये हासिल कर लूंगा तब खुश होऊंगा, या बस थोड़ा और मिल जाए फिर मैं आराम करूंगा। और जब आप अगले कदम की योजना बनाने में व्यस्त होते हैं, तब असली जिंदगी ठीक आपकी आंखों के सामने घट रही होती है और आपको उसका एहसास भी नहीं होता। ये कहानी है सेबेस्टियन नाम के एक लड़के की, एक आम महत्वाकांक्षी लड़का जिसके लक्ष्य स्पष्ट थे और जीवन की योजना एकदम सटीक थी। उसकी बस एक ही समस्या थी, वो कल के बारे में सोचने में इतना डूबा रहता था कि आज को जीना पूरी तरह भूल चुका था। और इससे पहले कि आप सोचें, अरे मैं तो वैसा बिल्कुल नहीं हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिरी बार कब आपने अपनी किसी उपलब्धि का आनंद पूरी तरह से लिया था, बिना अगली उपलब्धि के बारे में सोचना शुरू किए? आखिरी बार कब आपने किसी पल को पूरी तन्मयता से जिया था, बिना इस चिंता के कि आगे क्या होने वाला है? मैं ठीक इसी बात की कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस तरह का और भी कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लाइक और कमेंट जरूर करें। क्या मैं आज में ज्यादा जीता हूं या भविष्य में? मैं आपका ईमानदार जवाब जानना चाहता हूं। चलिए अब कहानी पर आते हैं। अध्याय 1, सेबेस्टियन का जीवन। सेबेस्टियन 27 साल का था और पोर्टलैंड में रहता था। वो एक टेक स्टार्टअप में काम करता था, उन स्टार्टअप्स में से एक जो दुनिया को बदलने का दावा करते हैं। वो एक प्रोजेक्ट एनालिस्ट था। उसकी कमाई अच्छी थी, उसके पास एक बढ़िया अपार्टमेंट था और वो एक अच्छी खासी कार चलाता था। ऊपरी तौर पर तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन सेबेस्टियन अपनी किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाता था। आप जानते हैं ना वो किस तरह का इंसान था? ऐसा इंसान जो एक काम खत्म करते ही बिना एक पल का भी ब्रेक लिए तुरंत अगले काम में जुट जाता है, जो किसी लक्ष्य को हासिल करने के बाद उसका जश्न मनाने के बजाय तुरंत अगले लक्ष्य की चिंता करने लगता है। कौन है जो दोस्तों के साथ डिनर पर तो बैठा है, लेकिन उसका मन पहले से ही सोमवार की मीटिंग में लगा हुआ है? वो सेबेस्टियन ही था। सेबेस्टियन हमेशा किसी न किसी चीज का इंतजार करता रहता था। उसकी हर कामयाबी बस आगे बढ़ने का एक जरिया थी। उसका हर आज का पल बस एक बेहतर कल की तैयारी था। उसके मन में हमेशा एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनी रहता था। जब मेरा प्रमोशन होगा, जब मैं घर खरीदूंगा, जब मेरे पास और पैसे जमा हो जाएंगे, जब मैं और ज्यादा तैयार हो जाऊंगा। उसके लिए आज का पल तो बस उसके और उसके सपनों के कल के बीच की एक रुकावट जैसा था। सेबेस्टियन हर रोज सुबह 5:30 बजे उठ जाता था। वो जिम इसलिए नहीं जाता था कि उसे मजा आता था, बल्कि इसलिए जाता था कि उसे लगता था कि एक दिन इससे उसकी सेहत को फायदा होगा। वो प्रोडक्टिविटी पर लिखे आर्टिकल पढ़ते हुए कॉफी पीता था। काम की जगह पर वो ज्यादा प्रोजेक्ट ले लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि इससे उसे अगले प्रमोशन में फायदा होगा। वीकेंड पर वो ऑनलाइन कोर्स करता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगले 5 सालों में उसे जॉब मार्केट के लिए तैयार रहना होगा। सवाल ये है, ये आदमी असल में कहाँ जी रहा था? आज के पल में या फिर कल के सपनों की दुनिया में? और देखिए, ऐसा नहीं था कि सेबेस्टियन दुखी था उस शब्द के आम मतलब के हिसाब से। वो डिप्रेस नहीं था, वो नहाते समय रोता भी नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ खालीपन सा था। ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा सफर में हो, कभी अपनी मंजिल पर पहुंचता ही ना हो। वो हमेशा बस पहुंचने ही वाला हूं वाली हालत में रहता था। कभी ये महसूस नहीं करता था कि मैं पहुंच गया हूं।
जब वो दोस्तों के साथ बाहर जाता था तो उसके दोस्तों को ये बात नजर आने लगी थी। सेबेस्टियन वहां शरीर से तो मौजूद होता था, लेकिन उसका मन कहीं और ही भटक रहा होता था। जब दोस्त कोई प्लान बनाते थे तो वो हमेशा कहता था, मुझे नहीं पता कि मैं आ पाऊंगा या नहीं, मुझे अपना शेड्यूल देखना पड़ेगा। क्योंकि उसके लिए खाली समय का मतलब था कल को बेहतर बनाने का एक और मौका। एक बार उसके जन्मदिन पर उसकी मां ने उसे फोन किया। उन दोनों के बीच 10 मिनट तक बात हुई। फोन रखने के बाद सेबेस्टियन को याद ही नहीं आया कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी, क्योंकि जब उसकी मां बात कर रही थी तब वो अपने कंप्यूटर पर ईमेल चेक कर रहा था। उसकी जिंदगी एक दौड़ बन गई थी, लेकिन ये दौड़ कहां जाकर खत्म होगी ये तो उसे खुद भी नहीं पता था। दूसरा अध्याय, टूट जाना। फिर वही हुआ जिसका होना तय था। सेबेस्टियन ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हुए 6 महीने बिता दिए थे। उसने रात रात भर जाग कर काम किया, वीकेंड पर भी आराम नहीं किया और अपनी छुट्टियां भी टाल दी। ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उसका प्रमोशन जरूर हो जाएगा। उसने हर चीज का हिसाब लगा लिया था। ये वो बड़ा कदम था जो उसके करियर को बदल देने वाला था। ये प्रोजेक्ट सफल रहा। कंपनी ने लगभग $10 लाख बचाए। हर किसी ने इसकी तारीफ की। उसके बॉस ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत बढ़िया काम सेबेस्टियन। और फिर 2 हफ्ते बाद उन्होंने प्रमोशन की घोषणा की। उन्होंने वो किसी और को दे दिया। इसलिए नहीं कि सेबेस्टियन इसके लायक नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो दूसरा आदमी लीडरशिप टीम के साथ ज्यादा बेहतर तालमेल बिठा पाता था। मतलब वो डायरेक्टर का दोस्त था। सेबेस्टियन सदमे में था। ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसने सब कुछ सही किया था। उसने हर चीज की योजना बनाई थी। उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उस रात वो अपने अपार्टमेंट में सोफे पर बैठा और चारों ओर देखा। जगह साफ सुथरी थी, व्यवस्थित थी, हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन वो बेजान लग रही थी। दीवार पर एक भी तस्वीर नहीं थी। वहां कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं थी जिससे पता चले कि वहां सच में कोई रहता है। ये एक होटल के कमरे जैसा था, बस आने जाने की एक जगह। और तभी उसे ये बात समझ आई। सेबेस्टियन को एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी के पिछले कुछ साल इंतजार में बिता दिए। सही पल का इंतजार, किसी बड़ी उपलब्धि का इंतजार और बाद में खुश होने का इंतजार। और वो बाद कभी आया ही नहीं, क्योंकि हमेशा कोई और बाद आगे खड़ा रहता था। उसने अपने फोन की तरफ देखा। उसके फोन पे दर्जनों मैसेज बिना जवाब के पड़े थे। ऐसे दोस्त जिन्होंने उसे फोन करना ही छोड़ दिया था। एक एक्स गर्लफ्रेंड जिसने उससे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसके शब्दों में तुम्हारे साथ डेटिंग करना किसी भूत के साथ डेटिंग करने जैसा है। एक भाई जिसके घर बच्चा हुआ था और वो उससे मिलने शायद ही कभी गया था। सेबेस्टियन ने भविष्य में इतना ज्यादा निवेश कर दिया था कि वो वर्तमान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर बैठा था। और इससे भी बुरी बात यह कि जिस भविष्य की उसने इतनी सावधानी से योजना बनाई थी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो कभी सच भी होगा या नहीं। उसने पक्की चीज को छोड़कर अनिश्चित चीज को अपना लिया था। उसने $50 की नकद रकम के बदले 1 साल बाद मिलने वाले $100 के एक अस्पष्ट वादे को चुन लिया था। और अब उसे एहसास हुआ कि शायद वे $100 कभी मिलेंगे ही नहीं। उस रात वो एक अजीब सी भावना के साथ सोया। ये उदासी नहीं थी, ये एक शंका थी। ये शंका कि क्या वो शुरू से ही सब कुछ गलत करता आ रहा था। मैं यहां एक बात साफ कर देना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिना किसी योजना के जिंदगी जीनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको निवेश नहीं करना चाहिए या खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि खुद को बेहतर बनाने की ये लगातार दौड़, हमेशा आगे की तरफ देखते रहना और कभी भी वर्तमान में न जीना, चिंता और तनाव के सबसे बड़े कारणों में से एक है। क्योंकि आप हर पल तनाव में जीते हैं। आप लगातार यही सोचते रहते हैं कि अब अगला कदम क्या होगा। बहुत से लोग वर्तमान की उपलब्धियों को ठीक से महसूस किए बिना ही अगले कदम के बारे में सोचने लगते हैं। अध्याय 3, जॉर्ज। अगले शनिवार को सेबेस्टियन ने कुछ ऐसा किया जो उसने महीनों से नहीं किया था। वो बिना किसी मकसद, बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी योजना या एजेंडा के ही घर से बाहर निकल पड़ा।
वो पोर्टलैंड शहर के बीचों बीच एक छोटे से कैफे में जा पहुंचा, उन शांत जगहों में से एक जहां खिड़कियों पर पौधे लगे होते हैं और हल्का हल्का संगीत बज रहा होता है। उसने एक कॉफ़ी ऑर्डर की और खिड़की के पास बैठ गया। तभी उसकी नज़र बगल वाली मेज़ पर बैठे एक सज्जन पर पड़ी। उनकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी। उनके बाल सफ़ेद थे और कपड़े सादे लेकिन करीने से पहने हुए थे। वो आदमी वहाँ अकेला बैठा था, चाय पी रहा था और एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। लेकिन जिस चीज़ ने सेबेस्टियन का ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा वो था उस आदमी के चेहरे का भाव। वो बुजुर्ग बेहद शांत और सुकून में लग रहा था, मानो उसे ना तो कोई जल्दी हो, ना कोई चिंता और ना ही कहीं और जाने की कोई ज़रूरत। बस वो जहाँ है वहीं पूरी तरह से मौजूद है। सेबेस्टियन खुद को रोक नहीं पाया। माफ़ करना आपको परेशान करने के लिए, उसने कहा, लेकिन आप बहुत शांत लग रहे हैं, इसका राज क्या है? उस बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, राज? मेरा कोई राज नहीं है, मैं तो बस यही हूं। क्या आप सचमुच यही हैं? हाँ, इसी कैफे में, ठीक इसी पल। मैं बीते हुए कल के बारे में नहीं सोच रहा, मैं आने वाले कल के लिए कोई योजना नहीं बना रहा, मैं तो बस यही हूं। सेबेस्टियन मन ही मन कोई व्यंग्यपूर्ण जवाब देने वाला था, जैसे कि रिटायर होना तो बड़ा मजेदार रहा होगा। लेकिन उस बुजुर्ग के चेहरे के भावों में कुछ ऐसा था जिसने सेबेस्टियन को चुप करा दिया। क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं? सेबेस्टियन ने पूछा। बेशक। और बस वहीं से एक ऐसी बातचीत की शुरुआत हुई जिसने सेबेस्टियन के जीवन के प्रति नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उस बुजुर्ग का नाम जॉर्ज था। वो पेशे से एक इंजीनियर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काम किया था और अपने 3 बच्चों की परवरिश की थी। लेकिन मुझे ये एहसास तब हुआ कि जिंदगी को असल मायनों में कैसे जिया जाता है जब मैं 60 साल का हो गया। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था, सेबेस्टियन की आंखों में गहराई से देखते हुए जॉर्ज ने कहा। तुम्हारे चेहरे पर मुझे वही बात साफ दिखाई दे रही है। तुम हमेशा अपने अगले कदम के बारे में ही सोचते रहते हो, है ना? सेबेस्टियन को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके मन की बात ही पढ़ ली हो। आपको ये कैसे पता चला? क्योंकि मैं भी कभी बिल्कुल वैसा ही हुआ करता था। मैंने अपनी जिंदगी के 40 साल चीजों को टालते हुए बिता दिए। हमेशा यही सोचता रहा कि असली खुशी तो अगली उपलब्धि में, अगली नौकरी में या फिर किसी ऐसी यात्रा में छिपी है जो मैं भविष्य में कभी करूंगा। जानते हो फिर क्या हुआ? क्या? 28 साल की उम्र में मेरी आंखें खुली और मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने अपने बच्चों की जिंदगी के अहम पल गंवा दिए हैं। मैंने अपनी पत्नी के साथ बिताए जाने वाले अनमोल पल खो दिए हैं। मैंने जिंदगी के असली स्वाद को ही खो दिया था, क्योंकि मैं हमेशा आने वाले कल के बारे में ही सोचता रहता था। सेबेस्टियन ने भारी मन से अपनी बात को मन में ही दबा लिया। और आपने इसे कैसे बदला? जॉर्ज ने अपने वॉलेट से कागज का एक पुराना टुकड़ा निकाला। उस पर जापानी भाषा में हाथ से लिखा एक वाक्य था, जिसके नीचे उसका अनुवाद भी दिया गया था। असु नो हियाकु योरी नो गोजू। कल के 100 से आज के 50 बेहतर हैं। जॉर्ज ने बताया, ये बात मैंने कई साल पहले अपने एक जापानी सहकर्मी से सीखी थी, लेकिन मुझे इसका असली मतलब तब समझ आया जब मैं अपनी पत्नी को खोने ही वाला था। उसकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और तब मुझे ये बात पूरी तरह समझ में आई। मैंने उसके साथ भविष्य की योजना बनाने में अपनी जिंदगी के कई दशक बिता दिए थे, लेकिन मैंने उसके साथ आज के पल को कभी जिया ही नहीं था। और इस वाक्य का ठीक ठीक मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज आपकी जेब में $50 होना कल मिलने वाले $100 के वादे से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं होता। और जब तुम भविष्य के $100 का इंतजार कर रहे होते हो, तो तुम वर्तमान के $50 को बर्बाद कर रहे होते हो। सेबेस्टियन चुप रहा। जॉर्ज ने बात आगे बढ़ाई। ये गैर जिम्मेदार होने या प्लानिंग करना बंद करने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि तुम्हारे पास अभी जो है, तुम उसकी कद्र करो। ये इस बात को समझने के बारे में है कि जिंदगी मंजिल के बारे में नहीं है, जिंदगी तो सफर के बारे में है। और अगर तुम हमेशा अगली मंजिल की ओर भागते रहोगे
तो तुम कभी सच में जी नहीं पाओगे। ये बात सेबेस्टियन को पेट में मुक्का लगने जैसी लगी, क्योंकि वो ठीक यही तो कर रहा था। उसने एक ऐसे भविष्य के नाम पर अपना पूरा वर्तमान कुर्बान कर दिया था, जो शायद कभी आए ही नहीं, या जब आए भी तो वो बस किसी और भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक और कदम भर हो। सेबेस्टियन ने पूछा, और मैं ये कैसे करूं? इस बार उसकी आवाज में सचमुच एक बेचैनी थी। जॉर्ज मुस्कुराया। इसकी शुरुआत तुम ये पूछकर करो, आज मेरे पास ऐसा क्या है जिसे मैं नजरअंदाज कर रहा हूं क्योंकि मैं कल के बारे में सोच रहा हूं। अध्याय 4, बदलाव। उस कॉफी के बाद सेबेस्टियन पूरी तरह बदल चुका था। ये कोई जादुई बदलाव नहीं था, जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है कि कोई सोकर उठे और पूरी तरह बदला हुआ हो, बल्कि ये ऐसा था जैसे किसी ऐसे कमरे में रोशनी जला दी गई हो जो सालों से अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। अगले दिन सुबह 5:30 बजे रोबोट की तरह उठने के बजाय वो आराम से अंगड़ाई लेते हुए उठा और खिड़की से आती सूरज की रोशनी पर सचमुच ध्यान दिया। सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो उसने सालों से नहीं किया था। नाश्ते के समय उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया। उसने बस खाना खाया। उसने कॉफी के स्वाद का पूरा लुत्फ उठाया। उसे एहसास हुआ कि बिना किसी मानसिक भटकाव के सिर्फ एक काम पर ध्यान देना कैसा लगता है। ये बात तो वो पूरी तरह भूल ही चुका था। वो काम पे गया और महीनों बाद पहली बार उसने लोगों का सचमुच दिल से अभिवादन किया। वो कोई मशीनी हाय नहीं थी जो अक्सर तब कही जाती है जब तुम्हारा दिमाग पहले से ही किसी और चीज में उलझा होता है, बल्कि वो एक सच्चा और दिल से किया गया अभिवादन था। उसने लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखा और उन पर पूरा ध्यान दिया। उसकी एक महिला सहकर्मी ने टिप्पणी की, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, क्या कुछ अच्छा हुआ है? और सेबेस्टियन को एहसास हुआ, हाँ, सचमुच कुछ अच्छा हुआ था। वो वर्तमान के प्रति जागृत हो चुका था, लेकिन ये असली बदलाव तुरंत नहीं आया था। ये एक प्रक्रिया थी, क्योंकि भविष्य को लेकर सालों से मन में बैठी चिंता और घबराहट को दूर करना कोई एक रात का काम नहीं होता। लगभग 2 हफ्ते बाद एक ऐसा पल आया जिसने उसकी असली परीक्षा ली। उसके बॉस ने उसे एक मीटिंग में बुलाया और उसे एक नया प्रोजेक्ट ऑफर किया, एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें वीकेंड और रातें भी लगेंगी, और कौन जाने, शायद भविष्य में इसके दरवाजे खुल जाए। पुराना सेबेस्टियन इसे तुरंत मान लेता, लेकिन इस बार वो रुका और सोचा, कल के इस वादे के लिए आज मैं किस चीज की कुर्बानी दे रहा हूं? और जवाब साफ था। उसने वीकेंड अपने भाई और भतीजे के साथ बिताने का इंतजाम किया था, जिन्हें वो मुश्किल से ही जानता था। उसने आखिरकार जंगल की उस यात्रा पर जाने का फैसला कर लिया था जिसे वो हमेशा टालता रहा था। उसके पास आज के लिए असली योजनाएं थीं। क्या मैं इस बारे में सोचकर आपको कल बता सकता हूं? सेबेस्टियन ने कहा। बॉस हैरान रह गया। जरूर, लेकिन ये एक अच्छा मौका है ना? मुझे पता है। वो काम पे गया और महीनों बाद पहली बार उसने लोगों का सचमुच दिल से अभिवादन किया। वो कोई मशीनी हाय नहीं थी जो अक्सर तब कही जाती है जब तुम्हारा दिमाग पहले से ही किसी और चीज में उलझा होता है, बल्कि वो एक सच्चा और दिल से किया गया अभिवादन था। उसने लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखा और उन पर पूरा ध्यान दिया। उसकी एक महिला सहकर्मी ने टिप्पणी की, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, क्या कुछ अच्छा हुआ है? और सेबेस्टियन को एहसास हुआ, हाँ, सचमुच कुछ अच्छा हुआ था। वो वर्तमान के प्रति जागृत हो चुका था, लेकिन ये असली बदलाव तुरंत नहीं आया था। ये एक प्रक्रिया थी, क्योंकि भविष्य को लेकर सालों से मन में बैठी चिंता और घबराहट को दूर करना कोई एक रात का काम नहीं होता। लगभग 2 हफ्ते बाद एक ऐसा पल आया जिसने उसकी असली परीक्षा ली। उसके बॉस ने उसे एक मीटिंग में बुलाया और उसे एक नया प्रोजेक्ट ऑफर किया, एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें वीकेंड और रातें भी लगेंगी, और कौन जाने, शायद भविष्य में इसके दरवाजे खुल जाए। पुराना सेबेस्टियन इसे तुरंत मान लेता, लेकिन इस बार वो रुका और सोचा,
कल के इस वादे के लिए आज मैं किस चीज की कुर्बानी दे रहा हूं? और जवाब साफ था। उसने वीकेंड अपने भाई और भतीजे के साथ बिताने का इंतजाम किया था, जिन्हें वो मुश्किल से ही जानता था। उसने आखिरकार जंगल की उस यात्रा पर जाने का फैसला कर लिया था जिसे वो हमेशा टालता रहा था। उसके पास आज के लिए असली योजनाएं थीं। क्या मैं इस बारे में सोचकर आपको कल बता सकता हूं? सेबेस्टियन ने कहा। बॉस हैरान रह गया। जरूर, लेकिन ये एक अच्छा मौका है ना? मुझे पता है, बस मुझे इसे ठीक से परखने की जरूरत है। उस रात सेबेस्टियन ने जॉर्ज की सिखाई हुई बात पर अमल किया। उसने ये नहीं सोचा कि 6 महीने बाद इससे मुझे क्या मिलेगा। उसने ये सोचा कि आज, अभी, इस हफ्ते इसकी मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसने मना करने का फैसला किया। ये उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों में से एक था, क्योंकि उसके अंदर की हर चीज चीख रही थी, तुम एक मौके को हाथ से जाने दे रहे हो। लेकिन एक नई शांत आवाज ने कहा, तुम कल के 100 पर दाव लगाने के बजाय आज के 50 को चुन रहे हो। अध्याय 5, आज के फल। क्या आप जानते हैं कि सेबेस्टियन के प्रोजेक्ट ठुकराने के बाद क्या हुआ? कुछ भी बुरा नहीं हुआ। दुनिया खत्म नहीं हुई। उसे नौकरी से नहीं निकाला गया। वो दिवालिया नहीं हुआ। असल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसे हल्का महसूस हुआ। उसने वो वीकेंड अपने भाई और भतीजे के साथ बिताया। वे खेले, हंसे और सच में एक दूसरे से बातें की। और जब सेबेस्टियन ने अपने 4 साल के भतीजे को अपनी गोद में लिया तो उसे एहसास हुआ, अगर मैंने वो प्रोजेक्ट ले लिया होता तो मैं इस पल को खो देता, और ये पल कभी वापस नहीं आएगा। ये पल, ये गले मिलना, ये हंसी, ये अभी है या कभी नहीं। ये हंसी है। फिर वो अकेले जंगल की यात्रा पर निकल पड़ा, बिना सेलफोन, बिना सिग्नल, बिना ईमेल, बिना किसी चीज के, बस वो और प्रकृति। शुरू में ये थोड़ा अजीब लगा। उसका दिमाग शांत नहीं हो रहा था। मुझे कुछ करना चाहिए, मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, इससे मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन दूसरे दिन कुछ बदल गया। वो एक चट्टान पर बैठा एक जलधारा को देख रहा था और अचानक वो रुक गया। उसने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने भविष्य की योजना बनाना बंद कर दिया। और वो वही रहा, वर्तमान में, वास्तविक, जीवित। और सालों में पहली बार सेबेस्टियन ने सच्ची शांति महसूस की। जब वो लौटा तो काम पर चीजें वैसी ही थीं, लेकिन वो बदल चुका था। उसने कुछ ऐसा सीखा था जो उसे स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी प्रोडक्टिविटी कोर्स में किसी ने नहीं सिखाया था। अभी के पल का महत्व। उसने हर चीज में ओ हियाकु योरिनो गोजू, वर्तमान में जीने का सिद्धांत को अपनाना शुरू कर दिया। जब वो काम पर कोई लक्ष्य हासिल करता तो वो रुकता और उसका जश्न मनाता। सचमुच वो पूरी टीम को बुलाता, उन्हें धन्यवाद देता और उनकी उपलब्धि को सराहता। वो सीधे अगले लक्ष्य की ओर नहीं भागा। जब वो दोस्तों के साथ बाहर जाता तो अपना फोन नीचे रख देता। वो बातें करता, हंसता और पूरी तरह से उस पल में मौजूद रहता। और जानते हैं क्या हुआ? लोग उसके और करीब आना चाहने लगे, क्योंकि वो फिर से असली बन गया था। उसने खाना बनाना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि एक दिन ये काम आएगा, बल्कि इसलिए कि उसे इस प्रक्रिया में, इसकी महक में, इसके स्वाद में और अपने हाथों से कुछ रचने के काम में मजा आता था। उसने फिर से गिटार बजाना शुरू कर दिया, एक ऐसी चीज जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि इससे कहीं कोई मंजिल नहीं मिलेगी। वो गिटार अच्छा नहीं बजाता था, लेकिन वो पूरी तरह से उसमें डूबा रहता था, और बस इतना ही काफी था। मनोवैज्ञानिकों के पास सेबेस्टियन के इस काम को बताने के लिए एक शब्द है, माइंडफुलनेस। लेकिन ये कोई आज का आविष्कार नहीं है। जापानी लोग सदियों से इसका अभ्यास करते आ रहे हैं, खासकर इचिगो इची जैसी अवधारणाओं के जरिए। इसका मतलब है, ये पल जीवन में सिर्फ एक बार आता है। डॉक्टर जॉन कैबार्ट-जिन, जिन्होंने माइंडफुलनेस के अभ्यास को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया, कहते हैं, आप लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन पर तैरना सीख सकते हैं। और बात बिल्कुल यही है। आप भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप वर्तमान में पूरी तरह से जी सकते हैं।
दार्शनिक एलन वॉट्स ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। यही तो जीवन का असली रहस्य है। आप इस पल में, यहां और अभी जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से डूब जाना, और इसे काम समझने के बजाय ये महसूस करना कि ये तो एक खेल है। और जापानी लोग इस बात को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि इस विषय पर उनके पास दर्जनों कहावतें हैं, जैसे कि आओ नुहियाकु योरिकुनो, ये उनमें से सिर्फ एक है। एक और मशहूर कहावत है इचिगो इची। इसका मतलब है हर मुलाकात सिर्फ एक बार होती है, यानी हर पल अपने आप में अनोखा होता है और वो ठीक उसी रूप में दोबारा कभी नहीं आएगा। जरा सोचिए, ये दिन, ये घंटा, ये मिनट आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तो फिर उस कल के बारे में सोचकर इसे क्यों बर्बाद करें, जिसका शायद कभी आना ही ना हो। अध्याय 6, गहरा बदलाव। कैफे में जॉर्ज से हुई मुलाकात को अब 6 महीने बीत चुके थे। सेबेस्टियन में इतना गहरा बदलाव आया था कि उसके आसपास के लोगों ने भी इसे महसूस किया। उसकी पूर्व प्रेमिका राचल ने उसे एक संदेश भेजा। हाय, मैंने इंस्टाग्राम पर तुम्हारी तस्वीरें देखी, तुम काफी खुश नजर आ रहे हो। सच में? आखिर हुआ क्या? उन्होंने कॉफी पर मिलने का तय किया। राचल सेबेस्टियन में आए इस बदलाव को देखकर बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, तुम अब बिल्कुल बदल चुके हो। पहले तुम हमेशा दूर दूर रहते थे, यहां तक कि जब तुम मेरे साथ होते थे तब भी ऐसा लगता था जैसे तुम्हारा मन कहीं और हो। सेबेस्टियन ने सिर हिलाया। हाँ, ये सच है। मैं हमेशा अगले कदम के बारे में सोचता रहता था, उस कदम के बारे में कभी नहीं जो मैं उस पल उठा रहा होता था। और अब क्या बदल गया है? मैंने ये सीखा कि आज के 50 कल के 100 से ज्यादा कीमती होते हैं। राचल ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है? और सेबेस्टियन ने उसे समझाया। उसने जॉर्ज के बारे में बात की, एक जापानी विचार के बारे में बताया, और इस बारे में भी कि कैसे उसने सालों तक जिंदगी के कर्ज जमा किए, खोए हुए पल, टाले गए अनुभव और नजरअंदाज किए गए लोग। और ये सब उसने एक ऐसे भविष्य के नाम पर किया जो कभी आया ही नहीं। जानती हो क्या? सेबेस्टियन ने कहा, मुझे यह एहसास हुआ कि मैं ऐसे जी रहा था जैसे जिंदगी कोई दौड़ हो जिसके आखिर में कोई इनाम मिलेगा, लेकिन असल में कोई इनाम होता ही नहीं, कोई फिनिश लाइन नहीं होती। जिंदगी तो पूरी की पूरी एक यात्रा है। और मैं इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि मुझे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राचल कुछ देर तक चुप रही। वो सेबेस्टियन की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने पूछा, तो क्या अब तुम खुश हो? सेबेस्टियन उस सवाल पर सोचने लगा। खुश? मुझे नहीं पता कि खुशी की कोई स्थायी स्थिति होती भी है या नहीं, लेकिन मैं वर्तमान में हूं। मैं सचमुच जी रहा हूं, और ये उस किसी भी खुशी से बेहतर है जिसकी मैंने आज से 5 साल बाद के लिए कल्पना की थी। वे दोनों फिर कभी साथ नहीं आए, लेकिन वो बातचीत उन दोनों के साथ बनी रही, क्योंकि रेचल भी ऑटो पायलट पे जी रही थी, बस योजनाएं बनाना, इंतजार करना और चीजों को टालते रहना। और सेबेस्टियन को एक बहुत जरूरी बात समझ में आई, वो अकेला नहीं था। उसके जान पहचान के लगभग हर इंसान की जिंदगी ऐसी ही थी, भविष्य को लेकर चिंतित, अतीत में फंसे हुए और वर्तमान में कभी भी पूरी तरह से मौजूद न रहने वाले। काम की जगह पर सेबेस्टियन ने अपने आसपास के लोगों पर असर डालना शुरू कर दिया, किसी बोरिंग तरीके से नहीं, न ही उपदेश देकर, बल्कि खुद एक मिसाल बनकर। जब कोई सहकर्मी किसी डेडलाइन को लेकर तनाव में होता तो वो उससे पूछता, ठीक है, लेकिन तुम आज, अभी, इसी पल क्या कर सकते हो? ये बात सचमुच कमाल की थी कि ध्यान का यह छोटा सा बदलाव किस तरह चिंता को कम कर देता था, क्योंकि चिंता की जड़ भविष्य की कल्पनाओं में होती है। जैसे, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? अगर मैं उतना काबिल नहीं निकला तो क्या होगा? लेकिन जब आप अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते हैं तो आपके पास सिर्फ कर्म ही बचता है, और कर्म करने से चिंता कम होती है। अध्याय 7, कहावत की सीख। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसे समझने में सेबेस्टियन को थोड़ा समय लगा। वो बात जो आसू नोहायाको योरिकु नोजू कहावत से जुड़ी थी। और ये वही हिस्सा है जिसे अक्सर बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
इस कहावत का मतलब ये नहीं है कि आप गैर जिम्मेदार बन जाएं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी सारी योजनाएं ताक पर रख दें और बस अपनी मन मर्जी या आवेग के सहारे ही जीते रहें। जो लोग इस कहावत को मानते हैं वे ना तो बेवकूफ होते हैं और ना ही लापरवाह। ये लोग भी योजनाएं बनाते हैं, पैसे बचाते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं। फर्क बस इतना है कि वे अपने वर्तमान की बलि अपने भविष्य की वेदी पर नहीं चढ़ाते। चलिए मैं आपको ये बात और भी बेहतर तरीके से समझाता हूं। सेबेस्टियन के अभी भी लक्ष्य थे। वो अभी भी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता था। वो अभी भी पैसे बचाता था, लेकिन उसने ये करना सीख लिया था कि ऐसा करते हुए वो वर्तमान को नजरअंदाज न करे। उदाहरण के लिए वो जिम जाना जारी रखता था, लेकिन अब वो ये सोचकर नहीं जाता था कि इससे मुझे 20 साल बाद सेहत मिलेगी। वो जाता था और वर्कआउट का मजा लेता था। उसे लगता था कि उसके शरीर को भी इस प्रक्रिया में मजा आ रहा है। भविष्य तो बस एक नतीजा था, मुख्य उद्देश्य नहीं। वो प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में अच्छा काम करता रहा, लेकिन अब वो अगली तरक्की, प्रमोशन के लिए पागल नहीं था। वो अच्छा काम इसलिए करता था क्योंकि वो उसका काम था। अब तरक्की मिलती या नहीं ये तो भविष्य की बात थी, और ये ठीक था। और जानते हैं क्या हुआ? उस प्रोजेक्ट के 8 महीने बाद, जिसे उसने ठुकरा दिया था, उन्हें उसे एक बेहतर तरक्की देने का प्रस्ताव दिया गया, क्योंकि वो एक बेहतर कर्मचारी बन गया था। इसलिए नहीं कि मैं आगे बढ़ने के लिए बेताब था, बल्कि इसलिए कि मैं जो कर रहा था उसमें पूरी तरह मौजूद था। ये एक अजीब विरोधाभास है। जब आप भविष्य के पीछे बेताबी से भागना छोड़ देते हैं तो भविष्य खुद ब खुद ज्यादा स्वाभाविक तरीके से आपके पास आ जाता है। सेबेस्टियन को एक और बात समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि भविष्य के प्रति उसकी दीवानगी असल में एक पलायन था, वर्तमान से भागने का एक तरीका। क्योंकि वर्तमान कभी कभी असहज होता है, ये अनिश्चित होता है, ये अपूर्ण होता है। ये सोचना ज्यादा आसान होता है कि जब मैं वो हासिल कर लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, बजाय इस सच्चाई का सामना करने के कि आप अभी भी खुश हो सकते हैं जो कुछ आपके पास है उसी के साथ, भले ही आप खुद कितने भी अपूर्ण क्यों ना हो। जॉर्ज सही था। जिंदगी मंजिल के बारे में नहीं है, जिंदगी तो सफर के बारे में है। और सेबेस्टियन ने मंजिल की ओर इतनी तेजी से भागते हुए कई साल बिता दिए थे कि वो रास्ते के नज़ारों को देखना ही भूल गया था। तो चलिए उन सभी बातों को दोहराते हैं जो हमने यहां देखी। सेबेस्टियन एक ऐसा इंसान था जो कल के बारे में सोचकर हमेशा चिंतित रहता था, हमेशा योजनाएं बनाता रहता था, हमेशा तैयारियां करता रहता था और खुश होने के लिए हमेशा सही पल का इंतजार करता रहता था, जब तक कि उसने वो तरक्की गंवा नहीं दी जिसके बारे में उसे पूरा यकीन था कि वो उसे ही मिलेगी। और इस घटना ने उसे हर चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी मुलाकात जॉर्ज से हुई, जिसने उसे एक जापानी सिद्धांत सिखाया। कल मिलने वाले 100 से बेहतर है आज मिलने वाले 50। इस सिद्धांत का मतलब ये था कि भविष्य के किसी अस्पष्ट वादे के भरोसे रहने से कहीं बेहतर है कि आपके पास अभी इसी पल कुछ ठोस और वास्तविक चीज मौजूद हो। सेबेस्टियन को यह बात समझ में आ गई कि उसने अपनी जिंदगी के कई साल जिंदगी के कर्ज चुकाने में गंवा दिए थे, कई पल हाथ से निकल जाने दिए, कई अनुभवों को टाल दिया और कई लोगों की उपेक्षा की। और ये सब उसने उस भविष्य के नाम पर किया जो शायद कभी आने ही वाला नहीं था, और उसने बदलने का फैसला किया। इसकी शुरुआत छोटी सी हुई, नाश्ते पर ध्यान देना, लोगों से सच में बात करना, अपना सेलफोन नीचे रखना, पलों का आनंद लेना। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक जरूरी प्रोजेक्ट ठुकरा दिया। वो अकेले जंगल की यात्रा पर गया और उसे कुछ बहुत ही क्रांतिकारी बात पता चली। जिंदगी मंजिल के बारे में नहीं है, जिंदगी तो सफर के बारे में है। और जब आप अगले लक्ष्य की ओर तेजी से भाग रहे होते हैं तो आप उन सभी चीजों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं जो ठीक अभी हो रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप योजना बनाना बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि आप भविष्य की वेदी पर वर्तमान की बलि न चढ़ाएं। इसका मतलब है कि आप आज आपके पास जो कुछ भी है उसकी कद्र करें, क्योंकि कल अनिश्चित है। इसका मतलब है ये समझना कि आप अभी इसी पल में आपके पास जो कुछ भी है उसी के साथ खुश रह सकते हैं,
क्योंकि आखिरकार आपके पास सच में जो एकमात्र पल है वो यही है। ठीक यही सेकंड जिसमें आप अभी जी रहे हैं। बाकी सब तो या तो यादें हैं या फिर कल्पना। और सबसे बड़ा सवाल जो अब भी बना हुआ है वो ये है कि क्या आप सच में वर्तमान में जी रहे हैं या फिर आप बस ऐसे भविष्य का इंतजार कर रहे हैं जो शायद कभी आए ही नहीं, चाहे वो आज 50 हो या कल 100। अगर इस वीडियो ने आपको इस बात पर सोचने के लिए मजबूर किया है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, तो इस पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाला कोई भी कंटेंट मिस ना करें। और नीचे कमेंट करके हमें बताएं आप किस पल को टाल रहे हैं, क्योंकि आप भविष्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अरे हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि योजना बनाना भी एक तरह का टाल-मटोली हो सकता है, जो उत्पादकता के भेष में छिपा होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप इस बात को और बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, तो मैं आपको चैनल का सबसे नया वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ, जिसमें मैंने योजना बनाने के बजाय काम को पूरा करने के महत्व के बारे में बात की है। आप निश्चित रूप से उससे भी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।